सुप्रभातम। आप सभी का व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे जो आपके बीए प्रथम वर्ष के व्याकरण इकाई में है, और संज्ञा प्रकरण की विगत कक्षाओं में हम सभी ने माहेश्वर सूत्र देखे। माहेश्वर सूत्रों के बाद में हमने प्रत्याहार बनाना सीखा। प्रत्याहार के बाद में हमने इत संज्ञा, उसके बाद में लोप किसको कहते हैं, उसके बाद में अकार ए ई उ री के जो 18 भेद होते हैं वो किस प्रकार से 18 भेद होते हैं, इसके बारे में हमने विशद चर्चाएं की थी। समस्त संज्ञा सूत्रों के बारे में और उन सूत्रों का क्या क्या अर्थ होता है और व्याकरण में उन संज्ञाओं का क्या क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हमने विशद चर्चाएं की थी, जो आप विगत वीडियो में संज्ञा प्रकरण का जो विगत वीडियो है उसमें आप सभी अच्छे से आप देख सकते हैं। अग्रिम जो सूत्र आएगा आज की कक्षा का श्री गणेश होगा एक ऐसे सूत्र से जो सूत्र हमें व्याकरण में समान वर्णों के आधार के बारे में बताता है। आप सभी को पता है कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं कुछ समान है, कुछ असमान है। इसी प्रकार व्याकरण में भी कुछ वर्ण समान है और कुछ वर्ण असमान है। इस समानता और असमानता के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। देखते हैं वह सूत्र क्या करता है। आपके सामने वह उपस्थित होता है। सूत्र है, क्या करता है? सूत्र करता है सवर्ण संज्ञा। आपके परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सवर्ण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो आपका उत्तर होगा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र होगा। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न का प्रकटीकरण होता है कि ये सवर्ण क्या है, किसको कहते हैं सवर्ण? सवर्ण शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति है समानो वर्णो यस्य। समान वर्ण है जिनका, उनको कहते हैं सवर्ण। क्या कहते हैं उनको? सवर्ण। यहाँ पे वर्ण का अर्थ होता है कोई सा अक्षर, तो समान अक्षर है उनको कहेंगे सवर्ण। सामान्यतया सवर्ण शब्द का अर्थ जाति विशेष समान वर्ण के जो होते हैं उसमें भी सवर्ण कैटेगरी कहा जाता है, परंतु यहाँ पे जो सवर्ण है उसका अर्थ होता है समान अक्षर। समान अक्षरों को बताने वाला सूत्र ही सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। अब आपके सामने समुपस्थित है सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र। यह सूत्र है जो आपके सवर्ण संज्ञा करता है। सूत्र का नाम है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसमें ये जो ला लिखा है यह इसमें टंकण दोष हो गया है। यहाँ पे ला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ल्या लिखा हुआ है। आधा ल और या लिखा हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा। यहाँ पे तुल्या क्या लिखा हुआ है? तुल्या लिखा हुआ है। अस्तु, सूत्र का पदच्छेद करते हैं। सूत्र के जब पदच्छेद करते हैं तो सूत्र का पहला पद आएगा तुल्य। क्या आएगा? तुल्य। पहला पद ही आ गया। उसके बाद में तुल्य में ए निकल गया, आगे लिखा हुआ है आस्य। क्या लिखा हुआ है? आस्य। तो पहला पद हो गया तुल्य, दूसरा पद हो गया आस्य, तीसरा पद हो गया प्रयत्नम, चौथा हो गया सवर्णम। अब देखो जो पहला और दूसरा पद है तुल्य प्लस आस्य, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि हो रखी है। कौन सी संधि हो रखी है? सवर्ण दीर्घ संधि। क्यों हुई सवर्ण दीर्घ संधि? क्योंकि तुल्य के जो य के अंदर जो ए है, आस्य का जो आ है, ए प्लस आ बराबर क्या होता है? आ होता है। तो तुल्य प्लस आस्य क्या बनेगा? तुल्यास्य बनेगा। समझ में आ गया?
चलो, यह तो हुई बात सूत्र के पदच्छेद की। अब मैं आपको सूत्र में विद्यमान प्रत्येक पद का आपको अर्थ बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहला पद इसमें आता है तुल्य। कौन सा पद आता है पहला? मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप देख सकते हैं। पहला पद है तुल्य। तुल्य शब्द का अर्थ होता है तुलया सम्मितम यत्। तुला कहते हैं तराजू को। तराजू के द्वारा जिसका माप होता है उसको कहते हैं तुल्य। प्रसिद्ध अर्थ में, रूढ़ अर्थ में इसका अर्थ होता है समान, सेम। तो तुल्य का अर्थ क्या हो गया? समान। समझ में आ गया आपके अच्छे से? उसके बाद में दूसरा पद आपका विद्यमान है आस्य। कौन सा पद विद्यमान है? आस्य। देखो, यह जो आस्य पद है ना, इसके बारे में आप अच्छे से विशेष प्रकार से समझेंगे। यह जो आस्य पद है, इस आस्य पद का अर्थ होता है उच्चारण स्थान। क्या होता है इसका अर्थ? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसको कहते हैं? जहां से उच्चारण, जिस स्थान से उच्चारण बोले जाते हैं, उच्चारण निकलते हैं, उनको कहते हैं उच्चारण स्थान। अब आप कहेंगे आस्य का अर्थ उच्चारण स्थान कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं। वस्तुतः यह जो आस्य पद है ना, इस आस्य का अर्थ होता है आस्य भवम। आस्य में उत्पन्न होने वाले, आस्य में विद्यमान रहने वाले को क्या कहा जाता है? आस्यम कहा जाता है। तो आप कहेंगे आस्य में उत्पन्न होने वाले, तो फिर आस्य का अर्थ क्या हुआ? मैं आपको पूरा विस्तृत बताता हूं। आस्य पद का अर्थ होता है आस्यते ग्रासो अत्र आस्यम। ग्रास बोलते हैं निवाला, भोजन का निवाला, जहां पे खाया जाता है, निगला जाता है, उसको कहते हैं आस्यम। मुख को, आस्य किसको बोलते हैं? मुख को। वैसे अस धातु में ण्यत प्रत्यय करते हैं ना, तो अर्थ होता है आस्यम। आस्य का अर्थ क्या होता है? माउथ, मुख होता है। क्या होता है? मुख। और दूसरा अर्थ क्या होता है? मुख में उत्पन्न होने वाले, तो उसको क्या बोलेंगे? आस्यम। एक कंफ्यूजन आपके यह हो सकता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम में आस्य का अर्थ क्या है? यदि वहां पे आप मुख कर दोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि यहाँ पे आस्य का मतलब उच्चारण स्थान है, मुख में रहने वाले उच्चारण स्थान है ना। तो यहाँ पे वस्तुतः आस्य शब्द का अर्थ होता मुख है, परंतु जब हम इसमें अण प्रत्यय करते हैं, अण प्रत्यय करने के बाद में भी क्या बनता है? यह आस्य ही बन जाता है। शब्द की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। आस्य मुख को भी कहते हैं, आस्य में अण प्रत्यय हो जाने के बाद में उच्चारण स्थान भी होते हैं, दोनों समान है। परंतु यहाँ पे आस्य का अर्थ क्या है? उच्चारण स्थान। आगे देखिएगा, दूसरा आपके सामने पद उपस्थित होता है प्रयत्न। कौन सा पद होता है? प्रयत्न। अब देखो, प्रयत्न शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, पहला है प्र उपसर्ग, दूसरा है यत्न। चलो, यत्न शब्द का अर्थ क्या होता है? यत्न शब्द का अर्थ होता है आयास। जब हम शरीर से आयास करते हैं, शरीर से थोड़ा बल लगाते हैं, उसको कहते हैं यत्न। और उसके बाद में बनता है प्र उपसर्ग। उपसर्ग क्या करते हैं? शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो पहले का अर्थ था यत्न, प्र लग गया आगे, तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रकृष्ट यत्न। बहुत अत्यधिक यत्न को क्या बोलेंगे? प्रयत्न। यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है आभ्यंतर इंटरनल, एक होता है बाह्य एक्सटर्नल। हम देखो, कोई से भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ जो बल है जो हमारे अंदर से आएगा, कुछ है एक्सटर्नली बाह्य से लगेगा। तो यहाँ पे प्रयत्न का अर्थ है आभ्यंतर,
यह भी आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रयत्न का अर्थ क्या होता है। तो प्रयत्न का अर्थ होता है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। तीसरा पद आपके सामने उपस्थित है सवर्णम। सवर्णम का अर्थ मैंने आपको बताया, समानो वर्णो यस्य सह यस्य तत् सवर्णम। समान वर्ण, सेम वर्ण हो जाते हैं, उनको कहेंगे सवर्णम। सीधा सा अर्थ, ये तो मैंने आपको पद के अनुसार अर्थ बताया, मैं आपका सार रूप में अर्थ बताता हूं कि देखो सवर्ण किसको कहेंगे? जिसका तुल्य हो आस्य, तुल्य हो प्रयत्न। सीधा सा अर्थ हो गया। व्याकरण में शब्दों की समानता असमानता के दो आधार है। पहला आधार है यदि कोई से दो शब्द या बहुत सारे शब्द जिनका उच्चारण स्थान समान रहे ना, उनको बोलेंगे ये वर्ण एक दूसरे के समान है, ये वर्ण क्या है? सवर्ण है। इसी प्रकार प्रयत्न, यदि दो से अधिक वर्णों का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न यदि समान है, उनको कहेंगे सवर्णम। इस प्रकार से हमने शब्दों की समानता और असमानता के बारे में चर्चा की। यह तो मैंने आपको सूत्र से अर्थ बताया है। अब इसका विशेष अर्थ जो आपकी वृत्ति में लिख रखा है, आप संस्कृत की वृत्ति अपनी पाठ्य पुस्तक में देखो, मैंने आपको हिंदी में समझाया है, जिसको समझने के बाद आप उसको हिंदी में संस्कृत में भी आप समझ लोगे। देखते हैं क्या अर्थ होता है। जिन वर्णों का आस्य तथा प्रयत्न तुल्य होते हैं, वो वर्ण परस्पर समान कहलाते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने दो आधारों की चर्चा की है, वही तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेतत् एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। यह लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति दे रखी है, उसी वृत्ति को मैंने हिंदी में करके रखा है। तो दो आधार बता दिए। जिन वर्णों का आस्य तथा प्रयत्न समान हो, उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको हम सवर्ण बोल देंगे, समान वर्ण बोल देंगे। ठीक है ना। आस्य का अर्थ देखो क्या है? तालु आदि उच्चारण स्थान। आस्य का अर्थ क्या है? तालु, ये जो हमारे मुंह में तालु रहता है ना, वो आदि उच्चारण स्थान समान होने चाहिए। प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। अब मैं दो चीज के बारे में आपको विशेष बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आस्य क्या होता है, दूसरा मैं बताऊंगा प्रयत्न क्या होता है। आप दोनों का अर्थ इसलिए समझ लीजिएगा कि आस्य समान, प्रयत्न समान। आखिर आस्य क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा लेंगे। तो यह सबसे पहला आपके सामने मैं लेता हूं आस्य को। आस्य किसको कहते हैं? जिन वर्णों का तालु आदि उच्चारण स्थान परस्पर समान होता है, वे परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8। एक श्लोक है पाणिनीय शिक्षा में, आप याद कर लेना। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, रीट के एग्जाम में या आदि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं। एक श्लोक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। यह उच्चारण स्थान होते 8। कौन कौन से? उर है, कंठ है, शिर है, जिह्वा मूलम, दंताः, नासिका, ओष्ठौ, तालु। ये 8 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं हमारे मुंह में। देखो तालु है, कुछ वर्ण होते हैं जो तालु से बोलते हैं, कुछ वर्ण होते हैं जहाँ पे हमारी जीभ होती है वो दांतों के लगती है। कभी कभी हमारा क्या होता है, दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं। जैसे पै, पै में बोलूँगा तो दोनों हमारे होठ है, ओष्ठ है, वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि मुंह के अंदर जो 8 उच्चारण स्थान विद्यमान है,
उन 8 उच्चारण स्थानों से ही बहुत सारे वर्णों की उत्पत्ति होती है। अब देखना क्या है, जो वर्ण, बहुत सारे वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्ण यदि एक ही उच्चारण स्थान से निकलते हैं तो हम क्या कहेंगे उनको, ये वर्ण आपस में एक दूसरे के क्या है, समान है। अब देखो, मैं अग्रिम स्लाइड में आपको बताऊंगा, यह आपको मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। यह देखो 8 उच्चारण स्थान मैंने आपको बताए हैं, ये रहे आपके 8 उच्चारण स्थान, इनको आप देख लो। ये उच्चारण स्थान है, पाणिनि के अनुसार 8 हो जाते हैं, पर हम एक सिस्टम से देखें तो उच्चारण स्थान इतने प्रकार के हो जाते हैं, है ना। पहला उच्चारण स्थान, यहाँ पे मैं आपको एक एक उच्चारण के बारे में विशद चर्चा करते हुए बताऊंगा। पहला उच्चारण स्थान है, उसका नाम है कंठ। क्या नाम है, कंठ। ये देखो, कंठ से बोले जाते हैं। आप देखोगे मेरे साथ, आप अभ्यास भी करिएगा, क्योंकि उच्चारण का बहुत ही महत्व है। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ एक है कि आप किसी भी भाषा में बोलिएगा, आपका उच्चारण, आपका प्रोनंसिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, देखो। पहला है अ जब बोलते हैं तो कंठ का प्रयोग होता है, अ। उसके बाद में क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ये पांचों के पांचों वर्ण कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद में है बोलते हैं, वो भी आप देख रहे हो कंठ का प्रयोग हो रहा है। विसर्ग इसको कहते हैं ना, विसर्ग इसको कहते हैं। ये किसी के आगे लग जाता है ना तो उसका है जैसा उच्चारण होता है। जैसे मैं आपको लगाता हूं, जैसे राम लिख दिया, राम के आगे मैंने विसर्ग लगा दिया तो क्या बोलेंगे, रामः। क्या बोलेंगे, रामः। तो कैवर्ग है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। तो इसलिए सूत्र रूप में कहा है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ है। पहला उच्चारण स्थान आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके उच्चारण स्थान उपस्थित होता है तालु। कौन सा होता है, तालु। देखो ये जो तालु है ना, ये हमारे दांत के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहां पे लाइनें सी बनी हुई है, उसको कहते हैं तालु। उसको क्या बोलेंगे, तालु। तालु से होने वाले है ई। पहला कौन सा है, ई और ई दोनों है। उसके बाद में चैवर्ग। अब चै, छ, जय, झ, ये सब बोलते हैं तो आपकी जीभ सीधा तालु को स्पर्श करती है ना। उसके बाद में य, इसके बाद में स। सबसे ज्यादा समस्या आती है हमारे स, श, स, इन तीनों के उच्चारण स्थान में। वस्तुतः उत्तर भारत में तो ये तीनों के तीनों जो स है ऐसे बोलते हैं, बहुत ही गलत है। आप बिल्कुल अपने उच्चारण को शुद्ध करिएगा, इसके लिए आप यत्न करिएगा। ये जो स है ना, इसको बोलते हैं तालव्य स। इसको लोग बोलते हैं शंकर वाला श। ऐसा नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, यह है तालव्य स। क्या है, तालव्य स। और इसको बोलते समय आपकी जीभ तालु पे लगनी चाहिए। जहां से च बोला जाता है वहीं से बोला जाता है स। क्या बोला जाता है, स। जैसे बोलते हैं ना शुद्ध, क्या बोलेंगे, शुद्ध, शिव, शंकर। तो प्रयास कीजिएगा, प्रयास करोगे तो आपका तालव्य स भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ई, च, छ, ज, झ, य, स, ये सभी उच्चारण है, ये किसके हैं, तालव्य है। आगे बढ़ते हैं। मूर्धा। देखो मूर्धा किसको बोलेंगे, मूर्धा होता है तालु के भी ऊपर वाला हिस्सा, बिल्कुल ऊपर। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूर्धा बोलेंगे। मूर्धा से उच्चरित होने वाला पहला वर्ण है री। पहला वर्ण कौन सा है, री। अब इस
री को लोग क्या बोलते हैं? री बोलते हैं, गलत है। इसको क्या बोलेंगे? री, जैसे ऋषि बोला जाता है। इसी प्रकार से ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, यह सभी वर्ण क्या है? मूर्धन्य है। आप अपनी जीभ से बोलने का प्रयास करो तो आप पाएंगे कि ट, ठ, ड, ढ, ण बोलेंगे तो सीधा मूर्धा के स्पर्श होंगे। उसके बाद में र, ये जो र है, इस र को हमने क्या बना दिया? र बना दिया, जो बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। तो आपको र बोलना है। इसके बाद में श, ये जो मूर्धन्य श है, इसको षटकोण वाला श बोलते हैं, इसको बोलना है मूर्धन्य श। इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ बिल्कुल ताल मूर्धा के ऊपर जानी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? श। तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? री, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में र और श, ये सभी मूर्धन्य है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य होगा। उसके बाद में आता है दंता। दांत होते हैं ना, ये जो सफेद दिखाई दे रहे हैं, ये सभी दांत है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके जीभ है, हमारी रसना है, वो दांतों के रदनों के स्पर्श होगी। जैसे लृ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लृ। यदि दांत नहीं होते हमारे तो लृ को बोल ही नहीं सकते, जीभ होठों से बाहर आ जाती और उच्चारण सही नहीं होता। तो जैसे बोलते हैं लृ। इसी प्रकार तय वर्ग, क्या बोलेंगे? तय वर्ग। तो तय वर्ग बोलते समय आपकी जीभ है दांतों के लगेगी। कैसे? तय, थ, द, ध, न। आपकी जीभ और दांतों का आपस में संयोग हो रहा है। उसके बाद में लय, ये जो लय है वो भी आपकी जीभ दांतों के लगेगी। उसके बाद में आता है स। ये जो स है, इस स को बोलते समय आपकी जीभ दांतों के लगनी चाहिए। जैसे बोलते हैं सीता, सीता। तो देखो दंत्य वर्ण है, ये सभी कौन से हैं? लृ, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये सभी दंत्य वर्ण हैं। आप तीनों शकारों के बारे में अपना उच्चारण स्थान का आयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। कैसे करना अभ्यास? पहला जो तालव्य स है वो उसको बोला जाएगा जहाँ से च बोलते हैं। आप च बोल लो, फिर श बोलो। च, शुद्ध। उसके बाद में शंकर, शिव। उसके बाद में जो मूर्धन्य श है, षटकोण वाला श जो आप बोलते हैं, उसको बोलना है मूर्धन्य श, जहाँ से ट बोलते हैं, जैसे श। उसके बाद में जो आगे जो स आता है, इसको बोलते हैं दंत्य स। कौन सा बोलते हैं? दंत्य स। इस स को बोलने पर आपकी जीभ दांतों के लगनी चाहिए। इस प्रकार से तीनों स में भेद बताते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओष्ठ, ओष्ठ किसको बोलते हैं? ओष्ठव, ओष्ठव बोलते हैं होठों को। हमारे दो होठ होते हैं ना, ये जो वर्ण है ना, ये होठों की सहायता से बोले जाएंगे। पहला है ऊ। देखो ऊ बोलोगे तो आपके दोनों होठ सिकुड़ रहे हैं, बिना होठों के आप ऊ बोल ही नहीं पाओगे। ऊ, उसके आप प्रयास कीजिएगा, बिना होठों को विकृत किए हुए आप ऊ बोलने का प्रयास करो, आप नहीं बोल पाएंगे, है ना। उसके बाद में प वर्ग। अब प, फ, ब, भ, म, इन प वर्ग के पांचों वर्णों में मेरे होठ आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं? ओष्ठे वर्ण है। उपध्मानीय, उपध्मानीय बोलते हैं जो विसर्ग होता है ना, यदि प और फ के बाद में विसर्ग आ जाता है तो इस विसर्ग को क्या बोलेंगे? उपध्मानीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपध्मानीय बोलेंगे। इस विसर्ग का प्राक अर्ध आधा आधा बोला जाएगा। जैसे एक आपको उदाहरण बताता हूं इसका मैं, जैसे वृक्षः पतति। अब वृक्षः पतति ऐसा होता है तो प के पहले विसर्ग आ रखा है, तो प फ के पहले विसर्ग आता है तो वो क्या होता है? उपध्मानीय होता है। उस विसर्ग का आधा बोलना है। हम कैसे बोलेंगे? कह पतति।
कप पतति, क्या बोलेंगे? कप पतति। इस प्रकार से आप सभी के ये जो मूर्धन्य है ये सभी मूर्धन्य आ जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका नासिका। नासिका किसको बोलते हैं? नाक को बोलते हैं नासिका। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। कौन कौन से? पहला है य। देखो मैं य बोल रहा हूं, आपको पता लग रहा है कि नाक से बोल रहा हूं। उसके बाद में म, मैं भी कहां से बोल रहा हूं? नाक से बोल रहा हूं। ग, उसके बाद में ण, ये न। तो वर्ग के जितने पंचम अक्षर है वो सभी पंचम वर्णों की उत्पत्ति नाक की सहायता से हो जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, क्या इन सभी का नासिका ही उच्चारण स्थान है? आपके मन में ऐसा प्रश्न आएगा कि आपने कहा था अकूह विसर्जनीया नाम कंठ है, ए और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो क, ख, ग, घ, अंग, वहां पे अंग आ रहा था और यहां पर भी अंग आ रहा है। तो हम नासिका लिखे या फिर कंठ लिखे? तो इसके आगे सूत्र में लिख रखा है यमंगणना नाम नासिका च। क्या लिख रहा है इसके सूत्र में? च। च का मतलब होता है इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है और इनका स्वयं का उच्चारण स्थान भी है। यह इसका जो नासिक के वर्ण है उन सभी का उच्चारण स्थान होता है। य का उच्चारण स्थान नासिका भी है, तालव्य भी है। म का ओष्ठ भी है और नासिका भी है। ग का कंठ भी है और नासिका भी है। ण का मूर्धा भी है और नासिका भी है। न का नासिका भी है और दंत्य भी है। इस प्रकार से यह सूत्र आपके समझ में आ गया। अब देखो क्या है कंठ तालु। इसको आप देखो, ये अलग अलग नहीं है, कंठ तालु एक ही है। कुछ ऐसे उच्चारण स्थान होंगे जिनका प्रयोग कंठ, ये जो कंठ है और यहाँ पे जो तालु है, इन दोनों की सहायता से बोला जाएगा। एदे तो कंठ तालु, इसमें दो वर्ण आते हैं, ए और ऐ। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ऐ। अब देखो ए जब बोलेंगे तो तालु और कंठ दोनों का साथ होगा। इसी के बाद में ऐ बोलेंगे तो भी कंठ और तालु दोनों का उच्चारण स्थान होगा। तो एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठम, यह आपका रहा कंठोष्ठ। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हमारे कंठ से भी होता है और हमारे होठों से भी होता है। जैसे ओ बोलते हैं तो ओ के बोलने से हमारे होठों की सहायता भी होती है, जैसे ओ, और कंठ से भी बोला जाता है, सीधे कंठ से आता है ना। औ बोलते हैं तो भी कंठ और होठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, ओ और औ। अस्तु समझ में आ गया। उसके बाद में आपका उच्चारण स्थान आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ शब्द है वो दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है। दंतोष्ठ शब्द में दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होठ, जिसमें दांत और होठ का प्रयोग हो। जैसे वै, अब देखो वै बोल रहा हूं मैं, वै, तो होठ और दांत दोनों लग रहे हैं, वै, है ना। तो वै का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। क्या होगा? दंतोष्ठ। उसके बाद में आता है आपके जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम, एक उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल शब्द का अर्थ होता है ऐसा उच्चारण स्थान जो जिह्वा के मूल से, जहां से हमारी जीवा है ना, जीभ है ना, रसना है ना, उसके अंतिम भाग से बोला जाता है, वो वर्ण है जिह्वा मूलीय। अब मैं आपको बता दूं जिह्वा मूलीय किसको बोलते हैं? जब क और ख के पहले विसर्ग आ जाता है उसको बोलते हैं जिह्वा मूलीय। उसका भी उच्चारण स्थान आधा विसर्ग के समान ही होता है ना। ऐसे विसर्ग के पहले जैसे कह क्रीडति आ गया, अब क के बाद में जो विसर्ग है आप देखो, यह मैंने क लिखा विसर्ग, इसके बाद में क्रीडति आ जाता है, तो विसर्ग क के पहले क्या विसर्ग है ना, तो इस विसर्ग का आधा उच्चारण स्थान होगा। कैसे? क्रीडति, क्रीडति ऐसे होगा। तो जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम है ना, जो हमारा उच्चारण स्थान है ना, उसका उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलीय। कौन सा होता है? जिह्वा मूलीय। नासिका नुस्वारस्य, ये जो नासिका है ना उससे अनुस्वार का होता है।
अनुस्वार किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा ना, ऐसा बिंदु जैसा आता है ना, जैसे ये आ गया कम, अनुस्वार कम, नाक से बोल रहे हैं ना। तो जितने भी अनुस्वार होते हैं उन सभी अनुस्वारों को नासिका से बोला जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको समस्त उच्चारण स्थान आप सभी को मैंने बताए। जरा वापस इस पर विशद चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको पुनः बता दूं, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में छोटे छोटे सूत्र दे रखे हैं। उन सभी सूत्रों को मैंने एक सर्किल के अंदर आपको समझाया है ताकि आपको याद रहे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। पहला सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। दूसरा जो इसका अर्थ है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थ समझ में आ गया। इचूयशानाम तालु, लृतुलसानाम दंता, क्षम्यताम इसका होगा उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। उपूप का मतलब उ, पू का मतलब प फ ब भ में, याद रखो। जैसे कु है, कु का मतलब कै वर्ग, चू है च छ ज झ च वर्ग, टू है ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, तू है त थ द ध न त वर्ग, पू है प फ ब भ म प वर्ग। ये सभी वर्ग होते हैं ना, तो कु चू टू तू पू, इनको उदित कहा जाता है और इन सभी में वर्ग आ जाते हैं ना। तो उपूप धमानीयानाम का मतलब हो गया उ पू, पू का मतलब प फ ब में, आगे उपधमानीय हो जाता है। उसके बाद में लृतुलसानाम दंता, इसका भी अर्थ आपको पता है। लृ तू का मतलब त थ द ध न, ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत से होगा। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होठ, उपधमानीयानाम ओष्ठौ। उसके बाद में इसका होगा ऋटूरषाणाम मूर्धा, है ना। उसके बाद में यमंगणना नाम नासिका च, ये ध्यान रखना, यमंगण, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका, आगे च और दे रखा है, तो च का अर्थ क्या होगा? यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि नासिका च में च का अर्थ क्या है। च में च का यह अर्थ है कि नासिका इनका उच्चारण स्थान होता है, साथ में ऊपर जो बोले गए वर्ण हैं इनके खुद का भी उच्चारण स्थान होगा। जैसे ग है तो ग का नासिका भी होगा, ग का कंठ भी होगा। उसके बाद में एदई तो कंठ तालु, एदई तो पद है ना, उसका क्या बनेगा? एत प्लस एदई तो, एत प्लस ऐत, एत का मतलब हो गया ए, ऐत का मतलब हो गया ऐ, तो ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। उसके बाद में ओदो तो कंठोष्टम, ओदौ तो, ओत का मतलब ओ, औत का मतलब ओ, औ है ना, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, वह का दंतोष्ठ होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, नासिकानुस्वारस्य। इस प्रकार से आपका तुल्य आस्य समान वर्णों का प्रथम आधार है। वो क्या है प्रथम आधार? जिसका समान क्या हो? उच्चारण स्थान हो। अब आप एक उदाहरण देखो, जैसे ई और यह आपस में समान वर्ण है, कैसे पता चला? इचू यशानाम तालु, ई और ये का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है ना, क्या है? तालु है ना। उसके बाद में उपधमानीयानाम ओष्ठौ, उ और वह का, है ना। उसके बाद में री का रे, ऋटूरषाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता। इस प्रकार से ये सभी आपस में क्या है? सवर्ण है। इसके बाद में आज हमने सभी ने उच्चारण स्थान के बारे में देखा, जो आपके इस परीक्षा में तो आएंगे, आपके बीए के आगे भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते रहेंगे। अब मैं वापस इस अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। सवर्ण संज्ञा, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम नाम का सूत्र है, वो सवर्ण संज्ञा करता है। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम समान वर्ण के दो आधार बताता है। पहला आधार जिसका उच्चारण स्थान समान हो, दूसरा जिसका अभ्यंतर प्रयत्न समान हो। जिसका उच्चारण स्थान समान हो उसके बारे में हमने देखा 8 उच्चारण स्थान होते हैं। 8 उच्चारण स्थान पाणिनि जी के अनुसार जो मैंने आपको बताया था, और पूरे
इनको 8 उच्चारण स्थान को जब विस्तृत करते हैं तो उच्चारण स्थान इतने प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको सर्किल में बताया। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचूयशानाम तालु, ऋतुलसानाम दंतः, उसके बाद में ऋटूरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, उपब्धमानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणनानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौ तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य च। इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी ने सवर्ण के बारे में जाना, समान वर्णों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद कि आपने यह व्याख्यान समय निकाल के सुना, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चैनल पे अच्छे से अच्छे वीडियोज आएंगे व्याकरण से संबंधित। कक्षा जब लगे या न लगे, आपको घर बैठे ही पढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपना होमवर्क में अंतिम इस सत्र में आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना होमवर्क कंटिन्यू रखिए। अपनी किताब, पाठ्य पुस्तक आदि का सहारा लेकर के आप अभ्यास पुस्तिका में कार्य प्रारंभ कर दीजिएगा। कोई भी आपके मन में जिज्ञासा होती है, आप कमेंट बॉक्स या हमारा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बन रखा है उसमें आप हमें पूछ सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नए सूत्र के साथ, नए उदाहरणों के साथ, नई व्याकरण के प्रवाह के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।